जय हिंद स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग रेडियो एक्टिविटी पर बात करने वाले हैं। और रेडियो एक्टिविटी का जो ये चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, 10th ICSE का। तो इसमें जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस लास्ट चैप्टर का, तो हम आपको ये बताते चलें कि फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट में जितने भी 10th ICSE का चैप्टर है वो सब हमने सेपरेट प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। अगर आपको इंटरेस्ट हो और मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग रेडियो एक्टिविटी देखेंगे। और रेडियो एक्टिविटी क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक साइंटिस्ट थे और जिनका नाम था हेनरी बैकुरल। इन्होंने क्या किया कि 1896 में रेडियो एक्टिविटी की फेनोमेना की खोज की। मतलब उसको रिसर्च उसको सर्च किया। ठीक है। और कैसे सर्च किया उसमें थोड़ा सा हम स्टोरी पर चलते हैं और उस स्टोरी को डिस्कशन करते हैं ताकि ये पता चल जाए कि रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि एक डार्क रूम में यूरेनियम सॉल्ट को एक मतलब ब्लैक कलर के कागज़ में लपेट कर रैप्ड करके इन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट के पास रख दिया। यूरेनियम सॉल्ट को ब्लैक कलर के पेपर में रैप्ड करके यानी कि लपेट कर एक फोटोग्राफिक प्लेट के पास रख दिया। और रखने पर इन्होंने कुछ दिनों के बाद क्या देखा, और देखा क्या इन्होंने इनको मतलब इन्होंने देखकर एक मतलब आश्चर्य हुआ, वंडरिंग इनको फील हुई, सरप्राइज्ड रह गए। और क्यों सरप्राइज्ड रह गए कि वो जो यूरेनियम सॉल्ट को ब्लैक कलर की कागज़ में रैप्ड करके फोटोग्राफिक प्लेट के पास रखे थे उससे फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्टिव हो रही थी। यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्टेड हो रही थी। अब बाद में इन्होंने उस पर स्टडी करना शुरू कर दिया और बाद में क्या देखा इन्होंने कि यूरेनियम ही नहीं, यूरेनियम के अदर सॉल्ट के साथ भी यही सेम चीज़ें देखी गई। केवल यूरेनियम ही नहीं, यूरेनियम के अदर सॉल्ट के साथ भी यही चीज़ें देखी गई। सेम ऑब्जर्वेशन यही लिया गया। और क्या ऑब्जर्वेशन लिया गया या कह सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन से क्या निष्कर्ष निकाला गया, क्या कंक्लूजन निकाला गया, कि उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि यूरेनियम और उसके अदर सॉल्ट को अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट के पास रखते हैं तो वो उसमें से जो रेडिएशन होते हैं वो निकलते हैं। यूरेनियम और यूरेनियम के सॉल्ट से क्या होते हैं, रेडिएशन निकलते हैं। और वो रेडिएशन केवल फोटोग्राफिक प्लेट के पास से मतलब फोटोग्राफिक प्लेट से पास ही नहीं होते हैं बल्कि उसको इफेक्ट भी डालते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट भी डालते हैं। और इन रेडिएशन को जो यूरेनियम और यूरेनियम के सॉल्ट से निकल रही थी, इन रेडिएशन को बोला गया कि ये वैकुरल क्या है, ये वैकुरल रेज हैं। क्या है, वैकुरल रेज हैं। इन्हीं को क्या बोला गया, वैकुरल रेज हैं। जो रेडिएशन निकल रही थी यूरेनियम और यूरेनियम के सॉल्ट से, इनको क्या बोला गया कि ये वैकुरल रेज हैं। और बाद में चलकर इन वैकुरल रेज को तीन तरीके के तीन तरीके के रे में कन्वर्ट कर दिया गया। एक को बोला गया कि ये पॉजिटिव या पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और एक को बोला गया कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। और एक को बोला गया कि वो अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है। और फर्दर इस पर स्टडी किया गया और स्टडी करके ये बोला गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा अल्फ़ा है। क्या है, अल्फ़ा है। जो नेगेटिव चार्ज है उसे बीटा बोला गया और जो अनचार्ज है उसे गामा बोला गया। तो ये हो गया अल्फ़ा रेडिएशन, ये हो गया बीटा रेडिएशन, और ये हो गया गामा रेडिएशन। ठीक है, इस तरीके से बोला गया। एंड दीज रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेडिएशन। ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन है। और जिस मटेरियल से ये रेडिएशन निकल रहे थे उन्हें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोला गया। सब्सटेंस को क्या बोला गया, सब्सटेंस को बोला गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोला गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस।
तो ऐसे सब्सटेंस को रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बोला जाता है। अब यहाँ पर उसका डिटेल एक्सप्लेन या कह सकते हैं उसका डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि सब्सटेंस हुइच डिसइंटीग्रेट और डिके, ऐसा सब्सटेंस जो डिसइंटीग्रेट और डिके हो स्पॉन्टेनियसली, कैसे हो, स्पॉन्टेनियस इमिशन करे ऑफ द रेडिएशन और कॉल्ड द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा मैटर या सब्सटेंस जो रेडिएशन को मतलब कह सकते हैं कि सेल्फ इमिशन करे, स्वतः इट सेल्फ इमिशन करे, स्वतः एकदम साथ में स्पॉन्टेनियस इमिशन करे, ठीक है, और उसके थ्रू वो क्या हो, वो मटेरियल डिसइंटीग्रेट हो या डीके हो, डिसइंटीग्रेट हो या डीके हो वो मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल को हम रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिनका एटॉमिक नंबर 82 है, उनके ऊपर जितने भी मटेरियल हैं लगभग सबके रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं लगभग, और सबके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। और उनमें कुछ एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, जैसे यूरेनियम हुआ, रेडियम हुआ, पोलेनियम हुआ, थोरियम हुआ, एक्टिनियम हुआ। तो ये सब मटेरियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल आर दोज मटेरियल विच हैव एटॉमिक नंबर 82 एबव 82, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, और उनके मतलब आइसोटोप्स अवेलेबल हों। और पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो लेड के बाद लगभग जितने भी मटेरियल हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। लेड जो है 82 है, 82 किसका है, लेड का है। अब लेड का 82 है, तो लेड के बाद अब जितने भी मटेरियल लगभग रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, वो रेडियो एक्टिव कह सकते हैं मटेरियल हैं। और ऐसा क्यों है कि वो सब रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, इसके पीछे लॉजिक भी तो दे सकते हो आप कि ऐसा क्यों है कि 82 एटॉमिक नंबर जो पीरियोडिक टेबल में है उसके बाद लगभग सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, क्यों ऐसा है। तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि हमने जब आपको आइसोटोप्स पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि आइसोटोप्स देयर आर 2 टाइप, एक स्टेबल आइसोटोप्स, एक बताया था स्टेबल आइसोटोप्स, और एक बताया था अनस्टेबल आइसोटोप्स, एक अनस्टेबल आइसोटोप्स बताया था। और आइसोटोप्स मतलब भी हमने बताया था, आइसो का मतलब हमने बताया था कि इक्वल, और टोप्स का मतलब हमने आपको बताया था कि प्लेस, जिनके प्लेस इक्वल हों, जिनके प्लेस क्या हों, इक्वल प्लेस के हों, किसके हों, इक्वल प्लेस के हों। और प्लेस से सेंस किसका होता है, एटॉमिक नंबर का, किसका, एटॉमिक नंबर का। और एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, उनका प्लेस फिक्स होता है। तो उनका प्लेस फिक्स होता है। तो जिनका एटॉमिक नंबर कैसा हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर कैसा हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, और डिफरेंट क्या हो उनका, डिफरेंट हो एटॉमिक वेट, क्या हो, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट उनका डिफरेंट हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं उनको, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आइसोटोप्स कौन होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, कि स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है। जो स्टेबल आइसोटोप्स होता है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के नियरली इक्वल होता है, नियरली क्या होता है, इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के नियरली इक्वल होता है। अनस्टेबल आइसोटोप्स में हमने बताया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से बड़ा होता है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा हो गया, न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन कम है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस डिसबैलेंस हो जाता है। और न्यूक्लियस जब डिसबैलेंस होगा तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उनकी साइज़ बढ़ जाती है, न्यूक्लियस की साइज़ बढ़ जाती है। और उसमें क्या होता है कि लगातार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कन्वर्जन शुरू हो जाता है और उसके न्यूक्लियस में रिएक्शन होने लगता है। याद रखना कि आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव मटेरियल एक न्यूक्लियस का फिनोमेना है, ना कि उसमें ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो ऐसा रिएक्शन हो ही नहीं सकता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करें। फिर उसमें कैसा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियस का रिएक्शन होगा और न्यूक्लियर एनर्जी निकलेगी, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पार्टिसिपेट करने की वजह से ये इमिशन हो रहा है।
तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन कम होते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन होता है, या कह सकते हैं कि रेडियोएक्टिव मटेरियल में डीके होता है या डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं और प्रोटॉन कम होते हैं। और जो मटेरियल में न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, प्रोटॉन कम होता है और नेचुरल में फ्रीली पाए जाते हैं, उसे हम नेचुरल आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट और या नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। आप ऐसा भी रख सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं। एलिमेंट या सब्सटेंस लिख लो तो ज़्यादा ठीक है, सब्सटेंस बोलते हैं। और नेचुरल सब्सटेंस भी बोलते हैं, नेचर में फ्रीली पाया जा रहा है ना, तो नेचुरल सब्सटेंस भी बोलेंगे। और उसमें न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी बोलेंगे उसको। और रेडियो एक्टिविटी जो है एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, ये भी आप अपने दिमाग में रखें। रेडियो एक्टिविटी को जब कभी भी आप पढ़ रहे हों तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप रखें कि जो रेडियो एक्टिविटी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को, रेडियो एक्टिविटी जो है इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है बेटा? न्यूक्लियर फिनोमिना है, न्यूक्लियर फिनोमिनन। और अगर ये न्यूक्लियर फिनोमिनन है तो इसमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? कि एनी फिजिकल चेंज अगर कोई हो। फिजिकल चेंज क्या होता है बेटा? फिजिकल चेंज आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल सकते हो कि आप प्रेशर में चेंज कर सकते हो या टेम्परेचर में चेंज कर सकते हो। यानी कि चेंज इन प्रेशर कर सकते हो, आप चेंज इन प्रेशर कर सकते हो, या आप चेंज इन टेम्परेचर कर सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर कर सकते हो। और अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं, तो केमिकल चेंज में आप क्या कर सकते हो? केमिकल चेंज में तो बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। केमिकल चेंज में आप नंबर 1 पर कर सकते हो कि या तो वो एक्सेसिव हीटिंग हो जाए वहाँ पर, या फिर क्या हो सकता है कि फ्रीजिंग हो जाए वहाँ पर, या आप क्या कह सकते हो कि एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हो जाए वहाँ पर, एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो जाए वहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड हो। या फिर आप बोल सकते हो कि केमिकल ट्रीटमेंट हो, या आप बोल सकते हो कि वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाए। तो ये सब केमिकल चेंज हैं, ऑक्सीडेशन हो जाए। तो इस चाहे उसमें कोई फिजिकल चेंज हो, चाहे उसमें कोई केमिकल चेंज हो, हम ये जो रेडियो एक्टिव डीके है इस फेनोमेना को रोक नहीं सकते हैं। और दूसरी बात जो इसमें हमें बताना है वो ये बताना है कि इसका जो रेट ऑफ डीके है वो रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन ये मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही बात है कि ना तो आप किसी फिजिकल चेंज से रेडियो एक्टिव डीके को रोक सकते हो, और ना ही आप किसी केमिकल चेंज से रेडियो एक्टिव डीके को रोक सकते हो। इसमें से कोई भी प्रोसेस हो तो किसी भी प्रोसेस से आप रोक नहीं सकते हो न्यूक्लियस के रेडियो एक्टिव डीके को। तो ये बात आप लिख सकते हो कि एनी फिजिकल और केमिकल चेंज डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ रेडियो या आप ऐसे कह सकते हैं रेडिएशन इमिटेड बाय द सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसका आप रेडिएशन का नेचर चेंज नहीं कर सकते हो। कि आप सोचो कि हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी कर दी वहाँ पर उस मटेरियल के साथ, या केमिकल एक्टिविटी कर दी इनमें से कोई भी, तो उसका रेट ऑफ डीके चेंज हो जाए या रेडिएशन का नेचर चेंज हो जाए, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। वो सेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो अपने आप ही होता रहेगा। एंड इट्स रेट ऑफ डिके ये कभी आप चेंज नहीं कर सकते हो।
ये कभी आप चेंज नहीं कर सकते हो, चाहे वो किसी फिजिकल चेंज को करो, चाहे आप केमिकल चेंज को करो, किसी उस मटेरियल के पास जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उस कुछ भी करोगे आप, उसका न्यूक्लियस ऑटोमेटिक डिके होता ही रहेगा। तो नेचर ऑफ रेडिएशन आप रोक नहीं सकते हो, ना तो चेंज कर सकते हो। समझ गए होंगे आई होप, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब फिजिकल और केमिकल चेंज से उसके रेडिएशन का नेचर और रेट ऑफ डिके रोक नहीं पा रहे हो, तो एक चीज़ आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो फेनोमिना है, ये जो फेनोमिनन है, ये रेडियोएक्टिविटी का, यानी कि फेनोमिनन ऑफ रेडियोएक्टिविटी, ये जो है रेडियो एक्टिविटी का, ये कैन नॉट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस बात को, कैन नॉट बी ड्यू टू द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं है। ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट करें तब के लिए तो नहीं है, क्योंकि हमको तो पता है कि अगर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जिस किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंज से उस रिएक्शन को या उस चीज़ को तो डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन जब फिजिकल और केमिकल चेंज करने से हमारा वो रिएक्शन का रेट या वो रेडिएशन या रेट ऑफ डिके चेंज ही नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कि रेडियोएक्टिव मटेरियल के डिके होने में कभी भी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसका कोई रोल नहीं होता है। इट मीन्स दैट दिस चेंज इनसाइड द एटम ऑफन, या कह सकते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर का चेंज है, ना कि ऑर्बिटल या न्यूक्लियस के बाहर का चेंज है। तो ये बात आपकी समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ और आप मेंशन कर सकते हो कि व्हिच कुड easily be affected by such change the radioactivity, आप ऐसे लिखो, रेडियोएक्टिविटी शुड बी, जो हमने आपको समझाया वही लिखवा भी रहे हैं कि शुड देयरफॉर वी द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। ये कहाँ की प्रॉपर्टी है? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। अब अगर ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है तो इसके लिए एक चीज़ और आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि रेडियोएक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमिना। आप ये लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि रेडियोएक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर phenomenon. It is the process of स्पॉन्टेनियस, मैंने बार बार आपको बताया है कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये सेल्फ होता है ये, और स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल आर रेडिएशन, आप बोल सकते हो रेडिएशन फ्रॉम, और कहाँ से इमिट होंगे ये? फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द एटम और ड्यूरिंग देयर डिके। तो ये आप लिख सकते हो, यहाँ तक आप ये डेफिनेशन आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें हम और आपसे डिस्कस करेंगे, आप उसको नोट पॉइंट में आप चाहो तो लिख लेना, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि किसी भी रेडियोएक्टिव एटम में बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल में बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ, कह सकते हैं, एटम एग्जिस्ट करते हैं, और किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम जब एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें ऐसा कोई भी तरीका नहीं आज तक डेवलप हो पाया है कि एट अ सेम मोमेंट पर कौन सा एटम यहाँ पर डिके होगा और अपने में से अल्फ़ा बीटा और गामा का रेडिएशन इमिट करेगा। आज तक कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा लॉ बन ही नहीं पाया है कि न्यूक्लियस के किसी मोमेंट पर कौन सा और कब, यानी कि कब और कौन सा, मतलब यहाँ पर एटम का न्यूक्लियस डिके होगा और अपने में से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को डिके करेगा। इसका आप मतलब आप ऐसा समझ लें कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जो डिके हो रहा है यह एक रैंडम
इस फेनोमेना है, कैसा है, एक रैंडम फेनोमेना है। इसका मतलब देयर इज नो लॉ बाई व्हिच द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूक्लियस कैन बी नोन। ठीक है, मतलब हम कौन से टाइम पर कौन 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 मतलब कब कौन सा न्यूक्लियस डिके होगा, ये प्रिडिक्ट करना बड़ा ही कह सकते हैं कि टफ टफ टास्क है, या कर ही नहीं सकते हैं, तो कोई इसका ला ही नहीं बना। तो ये बहुत ही रैंडमली होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो बस हम यही बात याद रख लो, यही बताना चाह भी रहे हैं। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक डिस्कशन रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है रेडियो एक्टिविटी एज एमिशन ऑफ द अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।